आज के लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, साथ ही साथ इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से डाइपोल एक्सिस और इक्वेटोरियल एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है उसे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर दो इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट नेचर के चार्जेस कुछ स्मॉल डिस्टेंस पर रखे जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे हो, यहाँ पर हमने दो चार्जेस लिए हैं और इन दो चार्जेस में डिस्टेंस है 2a। यहाँ पर इन चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम ही है लेकिन इनका नेचर ऑपोजिट है। एक चार्ज निगेटिव है और एक चार्ज पॉजिटिव है। तो इसी सिस्टम को हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। तो सिंपली हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। एक बात हमेशा याद रखनी है, इसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल के जितने भी कैलकुलेशंस होंगे, इसके अंदर जो डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं ये हमेशा इलेक्ट्रिक डाइपोल की सेंटर से लिया जाता है। तो ये डिस्टेंस यहाँ पर ये लिया जाएगा और ये डिस्टेंस ये होगा। तो a प्लस ए हम लोग यहाँ पे इसे 2a लिखते हैं। तो कैलकुलेशन पर्पज के लिए ये डिस्टेंस जो है यहाँ पे 2a रखा गया है। उसके बाद ये जो दो चार्जेस जिस लाइन से कनेक्ट किए गए हैं, इस एक्सिस को हम लोग डाइपोल एक्सिस कहेंगे। उसी तरह से इस सेंटर से अगर हम लोग एक लाइन परपेंडिकुलर निकालते हैं तो इस एक्सिस को हम लोग इक्वेटोरियल एक्सिस कहेंगे। तो आई होप आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है ये समझ में आ चुका होगा। अब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये टर्म किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इसकी स्ट्रेंथ बताने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये टर्म यूज करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नॉर्मली हम लोग P इस लेटर से इंडिकेट करते हैं और इसे फाइंड आउट करने के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है Q इंटू 2a। Q यानी कि मैग्नीट्यूड, अब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही होता है तो कोई भी एक मैग्नीट्यूड हम लोग यहाँ पर लेंगे और उसे उन दोनों में जो डिस्टेंस होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। या फिर हम लोग इसे इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। और एक बात याद रखना, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होंगी, तो इसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ मानी जाती है। डायरेक्शन क्या होंगी इसकी? हमेशा इसकी डायरेक्शन हम लोग हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ लेंगे और इसी फॉर्मूले को हम लोग वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा P बार इज इक्वल्स टू Q इंटू 2a बार। ठीक है। और एक बात हम लोगों को याद रखना है कि इसका SI यूनिट क्या होगा। तो SI यूनिट हम इसका फॉर्मूला जो है उससे ही निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या है? Q इंटू 2a। Q मतलब कौन है? कूलोम, और 2a एक डिस्टेंस है तो कूलोम मीटर ये इसका SI यूनिट होगा। अब हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से उसके डाइपोल एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है उसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पर ये डायग्राम देख रहे हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल का ये डाइपोल एक्सिस है और इस डाइपोल एक्सिस पर r इतने डिस्टेंस पर हमने P इस पॉइंट को लिया हुआ है। डिस्टेंसेस डाइपोल के हमेशा उसके सेंटर से ही लेने होते हैं। ठीक है। तो r ये जो डिस्टेंस है ये इस डाइपोल के सेंटर से हम लोग लेंगे। तो r इतनी दूरी पर P ये पॉइंट यहाँ पर लिया गया है। अब एक बात समझो, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा है, जैसे कि ये कोई चार्ज है और इस चार्ज से r इतने डिस्टेंस पर हमने P एक पॉइंट लिया हुआ है। अब इस चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, इसके लिए हमने एक फॉर्मूला देखा था, ये था E इज इक्वल्स टू KQ बाय R स्क्वायर। ठीक है। आई होप आपको ये फॉर्मूला जो ये पता होगा। तो किसी भी चार्ज की वजह से कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है उसे फाइंड आउट करने के लिए हम लोग फॉर्मूला KQ बार R स्क्वायर यूज करते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर
दो चार्जेस प्रेजेंट है, एक चार्ज है नेगेटिव, एक चार्ज है पॉजिटिव। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। इसी तरह से इस नेगेटिव चार्ज की वजह से भी इस पी पॉइंट पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो उन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को मिलाकर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पी पॉइंट पर जो होंगी वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो चलो सबसे पहले हम लोग इस पॉजिटिव चार्ज के लिए ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज, ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। ठीक है। और एक बात हमें पता होनी चाहिए कि ये पी पॉइंट जो है इस पॉजिटिव चार्ज से कितने डिस्टेंस पर है। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। देखो ये जो डिस्टेंस है सेंटर से इस पी पॉइंट का वो है आर, उसमें से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है मतलब पॉजिटिव क्यू का जो डिस्टेंस है ये ए है। तो मुझे क्या करना होगा, इस आर में से इस ए को सब्ट्रैक्ट करना होगा ताकि मुझे कौन सा डिस्टेंस मिले, इस पॉजिटिव चार्ज से इस पी पॉइंट का डिस्टेंस मिले। ठीक है। तो चलो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, इसे हम लोग कह देते हैं E1। तो E1 कितना होगा अपने पास, ये होगा K Q अपॉन आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर मतलब डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस कितना होगा बोलो, ये डिस्टेंस होगा आर माइनस ए। ठीक है। तो उसका स्क्वायर कर देंगे, तो यहां पर लिख देते हैं आर माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर पॉजिटिव चार्ज रखा जाता है तो उस पॉजिटिव चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होंगी उसकी डायरेक्शन क्या होंगी, वो हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, है कि नहीं। तो यहाँ पर भी ये क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज इस पी पॉइंट पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्रिएट कर रहा है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये हमेशा आउटवर्ड होंगी। सही है। तो यहाँ पे हम लोग इसे E1 कह देंगे। और नेगेटिव चार्ज के लिए बोलो क्या होंगी, नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड होगी। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो इनवर्ड होगी, है कि नहीं। तो E1 जो है ये आउटवर्ड है, E2 जो है वो इनवर्ड है। तो इसे बोल देते हैं इक्वेशन 1 से। अब इसी तरह से नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो लिखनी है। तो हम लिखेंगे नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ड्यू टू चार्ज, ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू इज। ठीक है। तो बोलो क्या होगा वो, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग E2 इज इक्वल्स टू के क्यू बाय डिस्टेंस कितना है, यहां से ये है A और यहां से P पॉइंट है R इतनी दूरी पे। तो R प्लस ए लिख देते हैं, यहाँ पर ये बनेगा R प्लस ए ब्रैकेट स्क्वायर, इक्वेशन नंबर इसे सेकंड कह देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात सोचो, यहाँ पे E1 ज्यादा होगा या E2 ज्यादा होगा। E1 किसकी वजह से प्रोड्यूस्ड हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से, और E2 नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो E1 ज्यादा है या E2 ज्यादा है, तो यहाँ पे E1 ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि P पॉइंट पॉजिटिव चार्ज से कम डिस्टेंस पर रखा हुआ है। इसकी वजह से, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस P पॉइंट पर बनेगी वो नेगेटिव चार्ज के कंपैरिजन में ज्यादा ही रहेगी। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि E1 जो है, E1 जो है E1 E2 से ज्यादा है। सही है। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या करना होगा, जैसे कि देखो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया हुआ है और इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन अप्लाई किया हुआ है। तो ये इसके ऊपर फोर्स कितना होगा, इसके ऊपर फोर्स होगा 5 न्यूटन। हमने क्या करे, 10 न्यूटन में से इस 5 न्यूटन को क्या करे, सबट्रैक्ट कर दिए और उसकी डायरेक्शन क्या होंगी, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा था उसी डायरेक्शन में ये चला जाएगा। सही है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, E1 जो है ये E2 से ज्यादा है, दोनों के डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे बोलो,
तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें मिलेगी वो होगी E इज इक्वल्स टू E1 माइनस E2। सही है। तो चलो अब इनकी वैल्यू पुटअप करो। E1 कितना है अपने पास? E1 है KQ बाय R माइनस A ब्रैकेट स्क्वायर प्लस, अब प्लस नहीं, अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, माइनस KQ अपॉन R प्लस A ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है। या फिर अगर आपको प्लस करना था तो आप यहाँ पे इसका साइन लिख सकते हो। ये नेगेटिव चार्ज लिया था ना हमने, तो यहाँ पे माइनस साइन लगा देना, तो प्लस इंटू माइनस ही माइनस ही हो जाएगा। तो चलो आगे देख लेते हैं। तो के क्यू इसके अंदर सेम है, कॉमन है, इसे साइड में कर देंगे। कौन मिलेगा हमें यहाँ पे? यहाँ पे मिलेगा 1 अपॉन R माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस ए ब्रैकेट स्क्वायर। चलो अब सिंपल सिंपल करना है सिर्फ इसे। तो ये होगा E इज इक्वल्स टू के क्यू इंटू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, ये होगा R प्लस ए ब्रैकेट स्क्वायर माइनस R माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब एक कॉमन फॉर्मूला होता है देखो अपने पास मैथ्स के अंदर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर दिया जाता है तो इसे हम लोग एक बार प्लस और एक बार माइनस लिखते हैं, है क्या नहीं? यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर सिर्फ क्या है, यहाँ पे ब्रैकेट का स्क्वायर दिया गया है, लेकिन एक टर्म माइनस है और एक टर्म प्लस है, तो इसको भी हम इसी फॉर्म में लिखेंगे। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर। आई होप आपको ये स्टेप क्लियर होगा। अब इसे सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा देखते हैं। के क्यू, हाँ, तो आर प्लस ए ब्रैकेट स्क्वायर, तो ये ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर है, तो यहाँ पे इसे क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR। ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर माइनस, ये लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AR, और डिवीजन में कौन है? डिवीजन में है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है। चलो इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो आगे यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर हमें मिलेगा E इज इक्वल्स टू के क्यू, ये जो के क्यू था मैंने ऐसे ही रखा, उसके बाद ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR। अब ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, माइनस को अंदर लेके जाते हैं, तो ये होगा माइनस आर स्क्वायर, उसके बाद है प्लस का हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 2AR। डिवीजन में लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा देखो, ये आर स्क्वायर इस आर स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, ये ए स्क्वायर इस ए स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, तो ये 2AR और ये 2AR, तो ये बनेगा 4AR। इसीलिए ई अपने पास होगा के क्यू इंटू 4AR डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है। अब अब यहाँ पे एक बात समझो, ये जो डिस्टेंस हमने यहाँ पे लिया हुआ है r, ये डिस्टेंस इस a के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो यहाँ पर एक टर्म जो है हम कंसिडर करते हैं कि r की जो वैल्यू है ये a के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। तो अगर r a के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होगा तो a जो वैल्यू है, जैसे कि मानो r की वैल्यू अगर मान लेते हैं 100 है, मान लेते हैं 100 सेंटीमीटर ले लो। ठीक है। अगर r की वैल्यू 100 सेंटीमीटर है तो ये उसके कंपैरिजन में काफी कम है,
जैसे कि ए की वैल्यू हम लोग मान लेते हैं कि 0.1 सेंटीमीटर है। सिर्फ एग्जाम्पल आप लोग कंसिडर कर सकते हो। तो अगर मैं इस ए का स्क्वायर कर दूं, इसका भी अगर मैं स्क्वायर कर दूं, तो जो वैल्यू हमें निकल कर मिलेंगे इससे, ये और भी कम होंगी। सही है कि नहीं? इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ये ए स्क्वायर जो है इस कैलकुलेशन से नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे आर की वैल्यू जो है वो ए के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है, इसीलिए ए स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड। ठीक है? चलो तो आगे क्या मिलेगा फिर हमें? तो हमें मिलेगा E इज इक्वल्स टू के क्यू इंटू 4AR डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे देखो ये तो चला गया, यहाँ पे कौन बचा हुआ है आर स्क्वायर, और उसका ब्रैकेट का स्क्वायर है, तो ये 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा आर टू द पावर 4। तो यहाँ पर एक पावर जो है इस आर के साथ कैंसिल होगी और हमें मिलेगा E इज इक्वल्स टू के क्यू इंटू 4A डिवाइडेड बाय आर क्यूब। सही है? अब थोड़ा सा हम इसे रीअरेंज कर देते हैं, हम इसे ही इस तरह से लिख सकते हैं, देखो के 2K लिख देता हूं। ठीक है? 2K इंटू क्यू इंटू 2A, चेक कर लो, ये 2 इंटू 2 4 ही बनेगा, तो ये 4A और ये K इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर क्यूब। तो अब हमने इसे इस तरह से क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे ये जो Q इंटू 2A है, ये क्या है, ये तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, Q इंटू 2A, इससे पहले तो हमने देखा। तो उसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम लोग P लिख सकते हैं। तो अपने पास यहाँ पे फॉर्मूला निकल कर आएगा 2KP डिवाइडेड बाय आर से। यहाँ पे आप लोग मेंशन कर सकते हो कि जो P है ये होता है Q इंटू 2A। तो P इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल रही है ये कितनी है, ये है 2KP अपॉन आर क्यूब। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डिस्टेंस के क्यूब के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सही है? डिस्टेंस के क्यूब के साथ, तो ये क्यूब आ जाएगा यहाँ पे, तो इसको भूलना नहीं है। ठीक है? तो इस तरह से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमें इस पी पॉइंट पर मिलेगी। और एक बात यहाँ पर याद रखनी है, जैसे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। तो राइट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होंगी। उसी तरह से अगर हम इस पी पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर निकालें तो वो कैसी होंगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में, वो भी तो राइट डायरेक्शन में ही है, क्योंकि E1 जो है वो E2 से ज्यादा है, इसलिए जो नेट इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसके डायरेक्शन भी कैसी होंगी, राइट डायरेक्शन ही होंगे। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इन दोनों की जो डायरेक्शन होती है वो सेम ही होती है, इसे भी भूलना नहीं है। तो चलो एक लास्ट पॉइंट जो है इसके अंदर ये कवर कर लेते हैं। जैसे कि अब इक्वेटोरियल पॉइंट, अभी हमने क्या किया, अभी हमने डाइपोल एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करे। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो सेंटर वाली लाइन दिखाई दे रही है आप लोगों को इस डाइपोल की, उसको इक्वेटोरियल एक्सिस कहा जाता है, और इस इक्वेटोरियल एक्सिस पर हमें क्या करना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है? तो चलो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे चार्जेस ले लेते हैं, मान लेते हैं ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब ये सारी टर्मिनोलॉजीज आपको पता ही है। इस डाइपोल से आर इतनी दूरी पर हमने पी इस पॉइंट को लिया हुआ है, तो ये डिस्टेंस है आर, ये डिस्टेंस है ये। अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि इस नेगेटिव चार्ज से इस पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस से ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये हमें मिलेगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सही है? उसी तरह से यहाँ पर भी वही केस बन रही है, ये भी 90 है, सेम ही बनेगा। तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना होगा, ये होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मतलब P ये जो पॉइंट है ये दोनों चार्जेस से सेम डिस्टेंस पर है, साथ ही साथ इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी कैसा है, सेम ही है। मतलब इस P पॉइंट पर इन दोनों चार्जेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो सेम ही होगी। सही है? चलो इसके डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। अब ये पॉजिटिव चार्ज है,
इस पॉजिटिव चार्ज से इस पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो कैसी रहेगी, वो रहेगी आउटवर्ड, है कि नहीं। पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होती है, आउटवर्ड। तो ये है अपना E1। इसी तरह से ये निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन कैसी बनेगी, ये होंगी इनवर्ड, तो ये होगा E2। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज, ड्यू टू चार्जेस लिख देते हैं, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू इज, तो दोनों सेम ही है। तो E1 इज इक्वल्स टू E2 इज इक्वल्स टू K इंटू क्यू, और डिस्टेंस कितना है उन दोनों में, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसका भी स्क्वायर कर देना है क्योंकि फॉर्मूले के अंदर डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। तो सिंपली यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर के साथ अंडर रूट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। सही है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इस पी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, मतलब E1 और E2 की वजह से जो बनेगी एक ही फाइंड आउट करना है। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजोल्यूशन कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने कार्टेशियन सिस्टम प्लॉट कर दी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, है कि नहीं। तो E1 कैसे है, इंक्लाइंड है, एक प्लेन में है वो। उसी तरह से ये E2 भी एक प्लेन में है, टू डायमेंशनल है। तो हमें इसे क्या करना होगा, रिजॉल्व करना होगा। रिजोल्यूशन के लिए हमें एक एंगल की जरूरत है। तो एंगल थीटा के लिए ये जो ट्रायंगल है इसे हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये दोनों साइड्स जो है वो इक्वल ही है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। यहाँ पे मान लेते हैं कि एंगल जो है वो थीटा है। अगर ये थीटा होगा तो सिमेट्री से ये भी एंगल क्या होगा, थीटा ही होगा, है कि नहीं। अगर ये थीटा है तो यहाँ पे ये वाला एंगल में कितना बनेगा, ये वाला भी थीटा ही बनेगा, है कि नहीं। ये तो वही लाइन है जो एक्सटेंड हो रही है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो इसे रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये भी एंगल थीटा ही बन जाएगा। ये थीटा है तो इसका ये जो अपोजिट होगा ये भी क्या होगा, ये भी थीटा ही होगा। सही है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अब इस E1 के कंपोनेंट्स यहाँ पे देखना है क्या होते हैं। तो कंपोनेंट्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, जिसके साथ थीटा होता है उसके साथ कॉस लेते हैं। तो थीटा किसके साथ है, अभी थीटा इस एक्स एक्सिस के साथ है। तो E1 का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ये बनेगा E1 cos थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा ये होगा E1 sin थीटा। जिसके साथ थीटा नहीं होता, जिस एक्सिस के साथ थीटा नहीं होता, उसके साथ हम लोग साइन को ले लेते हैं। उसी तरह से इस E2 के बारे में सोचो। अब E2 का यहाँ पे अगर हम लोग एंगल देखें तो ये भी एक्स एक्सिस के साथ ही है। तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, ये होगा E2 cos थीटा, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा जो कि इस डायरेक्शन में आएगा ये होगा E2 sin थीटा। सही है। अब यहाँ पर E1 और E2 इन दोनों की वैल्यू तो सेम ही है। तो साइन थीटा यहाँ पर भी है, साइन थीटा यहाँ पर भी है, मतलब E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा ये दोनों की वैल्यू सेम ही है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो उनके बारे में हमें सोचना ही नहीं है। तो हम यहाँ पर ऐसा सोचेंगे कि जब आप इक्वेटोरियल एक्सिस पर किसी पी पॉइंट को कंसिडर करते हो तो वर्टिकल डायरेक्शन में किसी भी तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर नहीं बनेगी। क्यों, क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आ रही है वो कौन सी डायरेक्शन में, देखो वो लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक है नहीं। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होंगी अब बोलो। तो यहाँ पर लिख देते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। दोनों की डायरेक्शन एक ही है कि नहीं। मतलब E1 का जो कंपोनेंट है वो लेफ्ट डायरेक्शन में है और E2 का जो कंपोनेंट है वो भी लेफ्ट डायरेक्शन में है। तो दोनों को ऐड कर दो तो E कितना होगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो दोनों में से एक ही लिखो, कुछ तो भी, एक तो E1 लिखो या E2 लिखो, क्योंकि E1 और E2 दोनों सेम ही है।
तो यहाँ पर लिख देते हैं 2E1 cos थीटा। ठीक है, चलो अब E1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करो। तो 2 एज इट इज, E1 कितना है आपके पास? E1 है KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ठीक है, आगे 2 इंटू KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इंटू, अब कॉस थीटा जो है वो आप लोगों को इस ट्राइंगल से फाइंड आउट करना है। तो चलो एक ट्राइंगल हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं ये ट्राइंगल है। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल हम लोग कंसीडर करेंगे और ये थीटा है। तो कॉस थीटा के लिए बेसिक फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? कॉस थीटा क्या लेते हैं हम लोग? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, है कि नहीं? तो कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा यहाँ पर बनेगा, एडजेसेंट कौन है? थीटा के एडजेसेंट साइन चेक करो कौन है, यहाँ से यहाँ तक ये है ए, और हाइपोटेन्यूज कौन है इसका? ये है। तो इसका डिस्टेंस कितना है? ये है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सही है। अब ये जो कॉस थीटा हमें यहाँ पर मिला, इसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं इस कॉस थीटा की जगह पे। तो क्या मैं यहाँ पे लिख दूं ए अपॉन अंडर रूट ऑफ, तो अंडर रूट को हटा देते, अंडर रूट हटा देंगे तो पावर कितनी बन जाएंगी? पावर बन जाएंगी हाफ, है कि नहीं? तो यहाँ पे लिख देते इसकी पावर 1/2। ठीक है, अब मैं ये से कोई आगे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो लिखते समय आप ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देखो इसकी पावर 1 है, एक्स रेस टू एम इंटू एक्स रेस टू एन होता है, तो क्या लिखते हैं हम? एक्स रेस टू एम प्लस एन, तो इन दोनों को ऐड करना है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होंगी 2 इंटू के इंटू क्यू इंटू ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये 1 प्लस 1/2 करेंगे तो हमें यहाँ पर 3/2 मिलेगा। ठीक है, आगे E इज इक्वल्स टू, अब देखो मैं इसे थोड़ा सा रीअरेंज करके देख रहा हूँ, लेकिन एक टर्म हम तो भूल ही गए जो हमने लास्ट देखे थे। यहाँ पे R जो होता है ये A के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होता है, इसलिए A स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देंगे। अगर A स्क्वायर को हम लोगों ने नेग्लेक्ट कर दिए तो इसकी वैल्यू तो यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो बचेगा कौन यहाँ पे? R स्क्वायर, और R स्क्वायर की पावर कितनी होगी? 3/2। तो ये स्क्वायर मतलब ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कौन वहां पे? सिर्फ क्यू। सही है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो ये आप लोग यहाँ पे लिखोगे 2 इंटू के क्यू ए डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ठीक है, चलो इसे थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं। तो इसे हम लोग लिखेंगे के इंटू क्यू इंटू 2a। आप समझ गए होंगे मैंने क्यू इंटू 2a क्यों लिखा, क्योंकि क्यू इंटू 2a कितना होता है अपने पास? P होता है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। तो E कितना होगा? E यहाँ पे मिलेगा हमें KP डिवाइडेड बाय R क्यूब। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो P इस पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी वो होंगी KP अपॉन R क्यूब। और डाइपोल एक्सिस पे कितनी थी? डाइपोल एक्सिस पे थी 2KP अपॉन R क्यूब, मतलब डाइपोल एक्सिस पर डबल है। ये जो डाइपोल एक्सिस पर हमने लिए, मतलब ये जो एक्साइल लाइन है, डाइपोल कहो या एक्साइल लाइन बोलो, ठीक है, दोनों एक ही है। तो एक्साइल लाइन पर अगर हम लोग देखें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो इक्वेटोरियल एक्सिस के कंपैरिजन में कैसी है? डबल है। तो हम यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो एक्साइल लाइन पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल एक्सिस होगी। सही है, तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। हम्म, तो ये बनेगा अपना फाइनल फॉर्मूला। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ये डिस्टेंस के क्यूब के साथ इनवर्स रिलेशन में होती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात समझो, मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इसकी डायरेक्शन क्या होती है? हमेशा ये हमेशा निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, मतलब पी बार जो है ये राइट डायरेक्शन में जाएगा, है कि नहीं?
और यहाँ पे जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है उसकी डायरेक्शन कैसी है वो भी चेक करो, वो इसी डायरेक्शन में, इन दोनों को तो ऐड करें हमने, तो इसकी डायरेक्शन कैसी है, इसकी डायरेक्शन है लेफ्ट। तो एक है लेफ्ट डायरेक्शन में, एक है राइट डायरेक्शन में, ये दोनों कैसे है, अपोजिट है। तो अपोजिट नेचर दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे माइनस का साइन जो है वो लगा देते हैं वेक्टर फॉर्म के लिए। तो माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करेगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपस में अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इस तरह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आप लोगों को इक्वेटोरियल पॉइंट पर मिलेगी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो होगा वो अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपके कुछ डाउट्स होंगे तो वो आप कमेंट्स में डालिए, मैं उसके 100% आपके आंसर्स दे दूंगा।